नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। रामलीला मंच पर एक और हार्ट अटैक। जौनपुर में 52 वर्ष से रामलीला चल रही थी। भगवान शिव का अभिनय राम प्रसाद छब्बन कर रहे थे, वो भी 5 वर्षों से। मंच पर आए भगवान शिव के रूप में और अभिनय करने के लिए जैसे ही वो तैयार हुए तो आयोजकों ने उनकी परंपरागत आरती की। बस आरती करने के दौरान ही वो पीछे गिर गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या में रावण, फतेहपुर में हनुमान, बरेली, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमाम जगह से ये खबरें आईं कि कलाकार अभिनय कर रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन उसी दौरान वो अचानक गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे अब निश्चित रूप में कलाकारों में दहशत बढ़ गई है। क्या वास्तव में अभिनय करना अब अभिशाप हो गया है? क्या एक समय था जब हमारे यहाँ परशुरामी होती थी और परशुराम और लक्ष्मण का गुस्सा आसमान पर होता था। परशुराम तो बाकायदे कहिए तो तखत तोड़ दे, इतने गुस्से में हो जाते थे, लेकिन कभी भी चेहरे में सिकन तक की खबर नहीं आती थी। लेकिन आज कलाकार बेचैन है, परेशान है और समझ में उसको नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ हैं जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश शर्मा। डॉक्टर अवधेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार अवधेश जी, आज मैं ये समझ रहा था कि एक सडन हार्ट अटैक की एक परंपरा सी पड़ गई है। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम नाचते हैं, हम कूदते हैं, हम काम करते हैं, हम अभिनय करते हैं और इसी दौरान हम गिर पड़ते हैं और हार्ट अटैक ऐसा पड़ता है कि कोई उसमें समय भी नहीं मिलता और मृत्यु हो जाती है। क्या कारण है ये? क्यों ये नया डेवलपमेंट आ रहा है? क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये अचानक हार्ट अटैक के केसेस हो रहे हैं कि लोग अभिनय करते हुए गिर जा रहे हैं, या कभी किसी पार्टी में कई वीडियोज आपने देखे होंगे व्हाट्सएप और फेसबुक में जो वायरल हो रहे हैं कि कोई किसी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में या मैरिज पार्टी में डांस कर रहा है और अचानक बेहोश हो जा रहा है, या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो अचानक बेहोश हो जा रहे हैं। अभी हमारे बहुत प्रख्यात कलाकार हमारे ही शहर के जो हैं जिम में अचानक वर्कआउट करते समय जो है गिर पड़े थे, उनके लिए कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो ये सब ऐसा नहीं है कि इन लोगों के लिए जो है हार्ट की पहले से कोई बीमारी नहीं हो या पहले से कोई दिक्कत नहीं हो, एक संग अचानक दिक्कत हुई है। तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि लोग तथ्यों को छुपाते हैं और चीज़ों जैसे जो वार्निंग साइंस होते हैं हार्ट की बीमारियों के, उनको छुपाते हैं और समय से जो है अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर उनका जो उचित इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो इस वजह से ऐसी बहुत सारी जो है घटनाएँ होती हैं। तो इसमें मुख्यतः ये देखा गया है कि जो इस समय अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं, जो आज के समय में, आधुनिक समय में जो तनाव है, आत्यधिक तनाव जो है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है उभर के आ रहा है कि आजकल हर व्यक्ति जो है तनावग्रस्त है और जीवन की आपाधापी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत में या होड़ में वो अपने स्वास्थ्य की कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है। तो ऐसे में बहुत से मरीजों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें ब्लड शुगर की बीमारी है, उनके लिए ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको कि हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं।
मैं कई ऐसे मरीजों के भी उसमें संज्ञान में आया हूं कि जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि उनका ब्लड प्रेशर कितना है, उनका ब्लड शुगर का लेवल कितना है, उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। और जब वो हमारे पास किसी समस्या को लेकर आते हैं तो नापने पे पता चलता है कि इनका ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अनियंत्रित है, या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा अनियंत्रित है, और ये समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। और जो छोटे मोटे जो वार्निंग साइंस हैं, लक्षण हैं कि कभी कभार सीने में दर्द हो रहा है तो उसको गैस का दर्द कहकर जो है वो उनके परिवार वाले अनभिज्ञ होकर उसको टाल देते हैं। गैस की गोली खाई, थोड़ा बहुत आराम मिल गया, फिर जो है नॉर्मल जीवनचर्या और वही भागम भाग वाली ज़िंदगी में जो है फिर से जो है वो उसमें रम गए। तो मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हार्ट की बीमारियां अभी जो है आधुनिक दौर में ही बढ़ी हैं या अभी अचानक से ही बढ़ गई हैं। बड़ी तो ज़रूर हैं, क्योंकि आधुनिक समय में जो मैंने बताया था कि मानसिक तनाव है और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, खान पान भी हम लोगों का सही नहीं है, और जो फिजिकल एक्टिविटी का लेवल है वो भी हम लोगों का बहुत अच्छा नहीं है। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए पुराने समय के कंपैरिजन में हार्ट की बीमारियां बड़ी ज़रूर हैं। लेकिन मेरा ये सबसे कहना है या विनम्र निवेदन भी है कि अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई भी वार्निंग साइन या वार्निंग लक्षण दिखाई महसूस होता है, जैसे कि चलने फिरने पे सांस फूलना या सीने में दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और अपने जो हृदय रोग विशेषज्ञ से, अपने चिकित्सक से मिलकर परामर्श लें और जो इससे संबंधित उचित जांचें हैं उनको कराएं, जिससे कि बीमारी का समय रहते पता चल सके। क्योंकि अगर इसका समय रहते पता नहीं चला और बीमारी अंदर ही अंदर बनती रही हार्ट की, और फिर अगर अचानक आपने कोई ऐसा वर्क कर दिया जो कि आपके शरीर की क्षमता से ज़्यादा है, या तो उसमें जो है सडन हार्ट अटैक के प्रेसिपिटेट करने की या पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक बात है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान तब देंगे ना कि जब हमारे में कोई बीमारी होगी या कोई लक्षण होगा। भाई आप लोग बताते हैं कि जब आपके सीने में दर्द हो, आपको पसीना आए, उल्टी हो या जी मिचलाने लगे, आप में घबराहट आ जाए, सांस लेने में दिक्कत आ जाए, आप अचेत हो जाए, तो ये कोई लक्षण तो अब दिखाई ही नहीं देते हैं और अचानक जो है हार्ट अटैक पड़ जाता है, जिससे अब जो है कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। मेरा आपसे केवल निवेदन ये है कि जब कोई लक्षण है ही नहीं है, कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा, तो आम आदमी क्या करे बेचारा, तो वो तो फिर इसी स्थिति में रहता है और कार्डियक अरेस्ट का जो है शिकार हो जाता है। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपकी उम्र जो है 30 वर्ष से ज़्यादा है, 30-35 वर्ष से ज़्यादा की उम्र है, या आपके घर या परिवार में किसी को हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी या शुगर की बीमारी के लक्षण है या पहले से डायग्नोज्ड केसेज है, तो ऐसे केसेज में आपको एटलीस्ट जो बेसिक टेस्ट हैं, एटलीस्ट आपको, जैसे आप अपने घर परिवार में अपने भाई का, बहन का, मिसेज का मोबाइल नंबर आपको पता होता है, ऐसे ही हम लोगों का एक टर्म होता है कि नो योर नंबर्स, कि आप अपने जो बीपी का नंबर कम से कम जो है साल में एक बार अपना बीपी जरूर नपाएं। आपके बीपी का नंबर क्या है, बीपी बढ़ा हुआ तो नहीं है, बीपी नॉर्मल है, किस तरीके का आपका बीपी है, आपके ब्लड शुगर का नंबर क्या है, ब्लड शुगर का लेवल आपका क्या है, बढ़ा हुआ तो नहीं है, नॉर्मल है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है। और इन जांचों के अलावा अगर आप में बहुत ज्यादा आत्यतिक तनाव वाले वातावरण में आप रह रहे हैं, आत्यतिक तनाव से आपका सामना हो रहा है, या फिर आपको सीने में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, जिसको कि आप जो है सामान्य दर्द या घबराहट समझ के इग्नोर कर दे रहे हैं, या जो गैस की समस्या से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं हार्ट के दर्द के लिए, तो अगर इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो ये छोटे मोटे लक्षण होते हैं जिनको कि हम जो है नॉर्मल लक्षण समझ के अभी तक इनको टाल देते थे। तो लेकिन अगर आपके घर में ब्लड शुगर, बीपी या हार्ट बीमारी या हार्ट अटैक की हिस्ट्री है और ऐसे कोई लक्षण आते हैं, तो कृपया उनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें और समय रहते अपने चिकित्सक से मिलें और उससे जो उचित जांचें हैं वो जरूर करवाएं। चलिए, ब्लड प्रेशर में और शुगर में तो हमने आपकी बात मान ली कि थकान होगी, चक्कर आएंगे, ये सब तो बेचैनी हो जाएगी, हमें जाना चाहिए। लेकिन अभी आप कह रहे थे गैस, अब मान लीजिए गैस में किसी व्यक्ति को दर्द हुआ या गैस बनी और उसने टेबलेट, डाइजीन वगैरह जो भी आती है खा पी ली, और या फिर आपके अनुसार वो सीधे ECG कराने चला गया। और कभी कभी गैस ऐसी भी होती है जिसमें व्यक्ति अचेत हो जाता है। अब कभी कभी महीने में, 15 दिन में उसको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो हर बार ECG कराने के लिए हार्ट सेंटर में जाए कि भाई जैसे उसको गैस बने
और उसको नज़रअंदाज न करें और सीधे कार्डियोलॉजी पहुंचे, आपका क्या सुझाव है, क्या करना चाहिए? नहीं, हर बार नहीं, लेकिन हाँ। अगर इस तरीके के जो जैसे गैस की प्रॉब्लम है या पेट में भारीपन की प्रॉब्लम है, वो भारीपन या दर्द जो है पेट से चल के सीने में आ रहा है, चलने फिरने पे बढ़ रहा है या कोई कार्य करने पे उसमें बढ़ोतरी हो रही है और गैस की दवाएं लेने से उसमें आराम नहीं मिल रहा है और मरीज को बीपी शुगर की शिकायत है, तो ऐसी कंडीशन में कम से कम एक बार अपना कार्डियक चेकअप जरूर कराए, उसमें करा कोई लें। बुराई नहीं है। अगर कार्डियक चेकअप आपने कराया और सब कुछ ठीक निकला, आपके हृदय रोग विशेषज्ञ ने आपको आश्वस्त कर दिया कि आपको जो है दिल की प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केसेस में बहुत मतलब बहुत रेयर है कि आगे जाके कोई हार्ट की प्रॉब्लम बने या एकदम अचानक जैसे इस तरीके से कि अभिनय करते हुए गिर जा रहे हैं, इस तरीके की दिक्कत आए। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अपनी क्षमता से अधिक अचानक कार्य करना, ये भी हार्ट अटैक का एक बहुत ज्यादा जो है बड़ा प्रमुख कारण। लक्षण है। कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जो मैक्सिमम हार्ट रेट हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकली बनी है, जिसको हम फार्मूले से निकालते हैं कि 220 माइनस एज, जैसे अगर किसी व्यक्ति की एज 50 साल है तो उसकी 220 माइनस एज मतलब 170 के करीब उसकी मैक्सिमम हार्ट रेट है। तो वो कोई भी ऐसा कार्य ना करे कि जिसमें कि उसकी हृदय की गति जो है 170 से ऊपर जाने की चांसेस रहे। तो अगर उसने कोई ऐसा सडन वर्क कर लिया, कोई जैसे कभी 1-2 या किलो भी वजन नहीं उठाया है और अचानक उसने जो है तैस में आके उठा लिया 20 किलो का वजन, या अचानक बहुत तेजी से चिल्ला लिया, या बहुत ज्यादा कोई इमोशनल स्ट्रेस आ गया, एकदम कोई दुख आ गया, कोई बहुत खुशी के पल आ गए, क्षण आ गए, तो इसमें क्या है, अचानक स्ट्रेस की वजह से शरीर पर जो आपकी क्षमता है उससे ज्यादा का लोड पड़ता है, तो उसमें भी जो है हार्ट अटैक होने की संभावनाएं रहती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्षमता से अधिक। अब इसका आम आदमी कैसे आकलन करे? एक ये भी है, जैसे आपने कहा कि 170% है, इससे बढ़ने न पावे, इसका कैसे आकलन करें कि हमारा क्षमता से अधिक हम कोई ये काम हर व्यक्ति के लिए तो वैसे तो आप जो अपने जीवन मर्रा के रोज के कार्य करते हैं तो उनसे आपको आइडिया लग जाता है। अच्छा। कि जैसे अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको आइडिया है कि इससे मैं ज्यादा दौड़ता हूं तो मेरी सांस इतनी ज्यादा फूलने लगती है, मुझे थकान होने लगती है कि इससे ज्यादा मैं नहीं दौड़ सकता, तो वो एक बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा भी चलने लगते हैं या कोई कार्य करने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे हम अपने हार्ट पेशेंट के लिए सलाह देते हैं कि आपको जो है किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। अगर आप कोई बस छूट रही है, ट्रेन छूट रही है और आपको पकड़नी है तो उसको दौड़ के नहीं पकड़ना है। भाई एक बस चली जाएगी तो दूसरी बस में आपको मिल जाएगी। बहुत से लोग करते हैं कि हार्ट के पेशेंट है, बस छूट रही है और भाग के दौड़ के पकड़ने की कोशिश करते हैं, अचानक ज्यादा लोड पड़ता है बॉडी के ऊपर और हार्ट अटैक हो जाता है। या 3 सीढ़ियां आपको चढ़नी है तो ये नहीं कि सोचे कि लो 2.5 सीढ़ी तो चढ़ी गया हूँ, 2-3 पे और बचाया है, स्टर्स बकाया बची हैं तो इनको भी चढ़ जाओ। जहां पे आप थक जाए, आपको महसूस हो कि इससे ज्यादा अब मैं कार्य नहीं कर सकता, तो ये ज्यादा उचित रहेगा कि स्टॉप कर लें, थोड़ी देर रेस्ट ले लें, बॉडी को थोड़ा आराम दें और उसके बाद कार्य करें। और ये चीज हर एक में लागू होती है। जैसे हम जो हमारा जीवनचर्या के दैनिक के कार्य हैं कि जो ओवरलैपिंग अपॉइंटमेंट है, मल्टीटास्किंग बिहेवियर है हमारा, जो हमारा ये नेचर रहता है कि 24 घंटे हमारे पास हैं, 10 घंटे हमें वर्किंग है और इस 10 घंटे में हमें ये कार्य भी निपटाना है, ऑफिस का कार्य भी निपटाना है, इससे हमने अपॉइंटमेंट दे रखा है, इसको भी मिलना है, घर का भी एक कार्य निपटाना है। तो जो मल्टीटास्किंग और ओवरलैपिंग बिहेवियर जो हम लोगों की अब नई जनरेशन में आ रहा है, हाँ, ये बहुत खतरनाक है हार्ट के लिए। और इसके साथ साथ जो है आप जब मल्टीटास्किंग करेंगे या फिर ओवरलैपिंग अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो आप खान पान पर भी अपने ध्यान नहीं दे पाएंगे और फिर आपको तनाव जो है वो आप में आना जो है वो स्वाभाविक है। मैंने खुद अपने एक 3 टर्म निकाले, मैं अपने हार्ट पेशेंट्स के लिए जो काउंसिल करता हूँ या उन्हें अवेयर करता हूँ कि जो 3 एस में जो सबसे पहला फैक्टर मैंने रखा है वो स्ट्रेस का रखा है, तनाव का, और दूसरा एस जो है वो स्मोकिंग, जो स्मोकिंग की हैबिट्स है। हालांकि आजकल अब जनरेशन में जो हमारे सरकार के प्रयासों से और सामाजिक प्रयासों से बहुत कम हो रही है, लेकिन फिर भी स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज्यादा है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्मोकिंग है और तीसरा जो एस है वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल या फिजिकल एक्टिविटी का अभाव। आजकल कोई जो है एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, हर आदमी कहता है कि मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास टहलने का समय नहीं है, मेरे पास साइकिल चलाने का समय नहीं है, और हर आदमी लिफ्ट से चलना पसंद करता है। तो ये 3 फैक्टर आप डेली अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर शामिल करें और कोशिश करें कि पर डे जो है 30 मिनट कोई ना कोई व्यायाम में अपना समय व्यतीत करें, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो थोड़ा फास्ट जो है हल्का सा थोड़ा रन करना है आपके लिए, और कोई भी व्यायाम है आप उसको कम से कम 30 मिनट हफ्ते में 30 मिनट जो है एक दिन में जरूर करें और हफ्ते में 5 दिन, तो टोटल हफ्ते में कम से कम 150 मिनट जो है आप व्यायाम के लिए जरूर डिवोट करें। और किसी भी टाइप का जो निकोटीन युक्त नशा है, चाहे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू,
इसका बिल्कुल भी सेवन ना करें, इसको बिल्कुल तिलांजलि दे लें और अपनी जीवनचर्या को इतना व्यवस्थित रखें कि तनाव जो है उससे जितना पॉसिबल हो सके। भाई तनाव जो है आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है, थोड़ा बहुत तनाव प्रतिस्पर्धा के लिए थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी जरूरी होती है, लेकिन इतना तनाव ना लें या इतने प्रतिस्पर्धी ना बने कि वो आपके शरीर पर या हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे। ठीक डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कही। और जो अभी आप ये बात कर रहे हैं कि क्षमता से अधिक काम, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सामान्यतः ये माना जाता है कि 50 वर्ष की अगर आपकी आयु हो गई है तब आप ज़्यादा सतर्कता बरतिए, एकदम न तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ चढ़िए, रुक रुक के चढ़िए। लेकिन क्या कारण है कि अगर हम 30 से 40 साल के युवाओं को देखते हैं तो मैंने जो एक पढ़ा है उसमें 13% ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण आप बताइए कि 30 से 40 वर्ष की आयु के बीच में ऐसा क्या हो रहा है? 30 से 40 वर्ष की अवस्था में जो मैंने ये रिस्क फैक्टर बताए थे अभी कि तनाव है, हाँ। स्मोकिंग बिहेवियर है, फिजिकल इनएक्टिविटी का जो फिजिकल एक्टिविटी का अभाव है, कोई व्यायाम करना नहीं चाहता है, तो ये सब फैक्टर्स ऑलरेडी आजकल की युवा जनरेशन में पहले से ही मौजूद होते हैं। ज़्यादातर हमारे युवा की जो है जो डाइटरी पैटर्न होता है, खान पान का तरीका होता है, वो अनहेल्दी होता है। आजकल सब फास्ट फूड पे, जंक फूड पे ज़्यादातर लोग जो है पसंद करते हैं खाना। पहले की तरह जो घर का दाल चावल रोटी खाना आजकल ज़्यादातर जो है जनरेशन के लिए पसंद नहीं है। तो अनहेल्दी जो है फूड है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस है, ओवर स्ट्रेस है, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू का अत्यधिक सेवन है, तो ये सब रिस्क फैक्टर ऑलरेडी जो यंग जनरेशन में पहले से मौजूद है। तो इन्हीं सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से जो हार्ट अटैक की बीमारी अभी जो 50 या 60 साल के बाद होती थी, हार्ट अटैक 50 या 60 साल के बाद हम मानते थे कि हार्ट अटैक 50 या 60 साल के बाद पड़ता है, वो अब इवन जो है 30 और 40 साल पे भी पड़ने लगा है। इवन जो अभी आपने कुछ हमारे नामचीन अभिनेता थे, इनको हार्ट अटैक हो गया 35 साल की उम्र पे, किसी को 30 साल की उम्र पे हार्ट अटैक हो गया। तो ये क्या इनके पास हेल्दी लाइफस्टाइल थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन तनाव इनमें इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा वर्कलोड का, कैरियर का इतना ज्यादा तनाव है कि वो तनाव जो है वो हार्ट अटैक का एक रिस्क फैक्टर बन गया। तो आजकल के समय में जो ये तनाव है ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उभर के आ रहा है यंग जनरेशन में खास तौर से। लेकिन ये तो जो तनाव बढ़ रहा है तो उसके बहुत से कारण भी है, एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही, सब कुछ। अगर हम आपसे ये जाने कि इस तरीके के हार्ट अटैक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जैसा कि आंकड़े भी बताते हैं कि अगर 3 मौतें होती हैं तो उसमें एक हार्ट की होती है, नंबर 1 पर हार्ट रोग हो गया है। ये भी कहा जा रहा है कि 3 दशक में 2 गुना हार्ट अटैक बढ़ गया है, ये भी फैक्टर्स आ रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में जो युवाओं में खान पान सब कुछ हो रहा, क्या कोई सरकार को भी इस दिशा में कोई कदम उठाने चाहिए? सरकार जो है हमारी पहले से ही कई प्रोग्राम जो हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत ये आता है। जैसे बहुत सी डिजीज़ तो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जैसे मलेरिया हो गई, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गई, तो इन सब के लिए प्रोग्राम चल रहे हैं। अब हमारी जो सरकार है वो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में खास तौर से जो है हार्ट की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है और मोटापा है, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आते हैं। तो हमारे सरकार के कई बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं इस दिशा में जो है कार्यरत हैं और सरकार इस पर जो है काफ़ी ध्यान दे रही है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगा पे जो फोकस है उसका भी एक मुख्य कारण जो है ये कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, क्योंकि अगर आप यौगिक जीवन जी रहे हैं या फिर योगा का प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो नेचुरली आपकी जो है बॉडी भी ठीक रहेगी, आपका जो मानसिक तनाव का स्तर है वो भी कम रहेगा और अल्टीमेटली ये सब जो है हार्ट अटैक के जो इंसिडेंट्स है उससे जो है कम होंगे। तो सरकार ऑलरेडी इस दिशा में काफ़ी सोच रही है और काफ़ी सारे प्रोग्राम इस दिशा में पहले से चल भी रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए खास तौर से 30-40 वर्ष के युवाओं में ये जो समस्या बढ़ती चली जा रही है उसको रोकने के लिए आपका सबसे बड़ा सुझाव क्या है? इसके लिए मेरा सुझाव सबसे पहले तो ये है कि जो देखिए जो प्रतिस्पर्धा होती है या जो तनाव का वातावरण शुरू होता है वो आजकल जो है बचपन से ही शुरू हो जा रहा है कि हर माता पिता जो बच्चा छोटा है, जैसे मैं अपना खुद का अगर मैं बताऊं तो मैं 5th और 6th तक हम लोग ये ध्यान भी नहीं देते थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, बस खाली स्कूल गए और आके अपना खेलने कूदने में व्यस्त हो गए। आजकल क्या है मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे क्लास 3rd में हैं, क्लास 4th में हैं, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जा रहा है कि आपको आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसे कमाने
हैं तो वो प्रतिस्पर्धा की भावना वहीं से शुरू हो जाती है। और फिर वो जब बच्चा युवा होता है तो ऑलरेडी वो जो है तनाव में जी रहा होता है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, समाज में अपनी छवि बनाने के लिए। तो ये सब जो है, एक तो ये वाला तनाव जो है हमको शुरुआत से पारिवारिक संस्कार इस तरीके, जैसा पहले हमारे जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, आज जो एकल परिवार है ये भी एक जो है इसका बहुत बड़ा कारण है। तो संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार में बच्चों के और परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर जो है तनाव या बोझ जो है कम पड़ता था। इसके अलावा जब यंग बच्चा हो जाता है, युवा हो जाता है, किसी सर्विस में आ जाता है, तो वहाँ का जो हेड है या जो मुखिया है उसका व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए कि उसके अंतर्गत जो लोग कार्य कर रहे हैं तो उनमें किसी तरीके का तनाव पैदा ना हो। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई तनाव पैदा हो रहा है तो जो है प्रॉपर समय पे काउंसलिंग हो, उसको समझाया जाए और समय समय पर ऐसे सोशल अवेयरनेस कैंप्स जो हैं लगाए जाएं, जिससे कि पता लगे, जो हेल्थ चेकअप कैंप्स हैं, कि किस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कौन सा व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, किसको शुगर की बीमारी है, जिससे कि ये चीज़ें जो है समय रहते पकड़ में आ जाएं और समय रहते उनको जो है दुरुस्त किया जा सके, ठीक किया जा सके। डॉक्टर शर्मा, एक ये भी आया है तथ्य कि कोविड के कारण जो केसेस बहुत बढ़े हैं, हमारे पास जो आंकड़ा भी एक आया उसमें ये कहा जा रहा था कि 10% बढ़े हैं, लेकिन इसके पहले एक आंकड़ा आया था जिसमें कहा गया था 25 से 30% बढ़े हैं। क्या कहना है आपका, ये कोविड की जो है ये कितना हमारे हार्ट को डैमेज कर गया है, इसके कारण भी ऐसी स्थितियां आ गई हैं, हमारा हार्ट कमज़ोर हो गया है, वहाँ की जो धमनियां हैं वो भी कमज़ोर हो गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल ठीक बात है। कोविड की वजह से हार्ट अटैक के केसों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और ये कोविड जो है एक नया रिस्क फैक्टर निकल के आया हार्ट अटैक के लिए। तो अब जैसे अगर कोई मरीज हार्ट अटैक का हमारे पास आता है तो उससे ये पूछने के अलावा कि आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू लेते हैं कि नहीं, आपको शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, घर में किसी सदस्य को हार्ट अटैक की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, तो इसमें हम ये भी पूछते हैं कि आपको कोविड की बीमारी हुई थी या नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो कितनी गंभीरता की हुई थी, आप कितने दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे, आपका डी डाइमर का लेवल क्या था। तो ये देखा गया है कि कोविड के मरीज खासतौर से जिनमें डी डाइमर का लेवल बढ़ा हुआ था, उसमें जो हृदय की या शरीर की सभी धमनियों में थक्का जमने की जो प्रवृत्ति थी वो काफ़ी बढ़ गई थी और जिससे कि जो हृदय की धमनियां हैं उसमें भी क्लॉट जमने की, थक्का जमने की प्रवृत्ति कोविड में बढ़ गई थी और उससे भी कोविड की वजह से जो है खासतौर से जो गंभीर रोगी थे जो अस्पताल में कई दिन तक कोविड की वजह से भर्ती रहे, उनमें बाद में देखा गया कि उनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी भी कम हो गई, जो नॉर्मल 50% होनी चाहिए भी बहुत से केसेस में 25 से 30% रह गई और ऐसे कई केसेस में हार्ट अटैक भी बाद में देखने को काफ़ी मिला है। लेकिन जो अभी आप कह रहे थे कि पंपिंग जो है वो बढ़ गई, आपने कहा कि थक्का जमने लगा धमनियों में भी और उसमें भी, तो ये कोविड का कौन सा दुष्प्रभाव था जिसके कारण ये परिस्थितियां पैदा हो गई और फिर ये हार्ट पे ही क्यों, अन्य जो है रोगों पर क्यों नहीं इसका इफेक्ट पड़ा? कोविड एक वायरस बीमारी थी तो इसने क्या किया कि जो संक्रमण की वजह से जो धमनियां हैं उनमें भी ये संक्रमण करती है, जो उसकी धमनियों की अंदर वाली दीवार जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं तो उसमें भी संक्रमण करके ये सूजन पैदा करती है। जब सूजन पैदा हो जाती है तो अंदर की धमनियां जो है खुरदुरी हो जाती हैं। नॉर्मली जो है नेचुरली चिकनी धमनियां होती हैं जिसमें कि ब्लड का प्रभाव या रक्त का प्रभाव सीधे तौर पर होता रहता है और जब धमनियां खुरदुरी हो जाती हैं तो रक्त की जो कणिकाएं हैं वो खुरदुरी धमनियों से चिपकने लगती हैं और ऐसे में अगर पेशेंट को पहले से कोई रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का, जैसे कि स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो ऐसे पेशेंटों में हृदय में धमनियों में थक्का जमने की जो संभावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि धमनियों में सूजन आ गई संक्रमण की वजह से और धमनियों में खुरदुरापन आ गया। तो माने आप अब जब कोई मरीज आता है तो जहाँ एक और स्मोकिंग की बात आप पूछते हैं, तनाव की बात पूछते हैं, आप वर्किंग कल्चर पूछते हैं, तो अब आपने कोविड भी पूछना शुरू कर दिया। कोविड भी एक रिस्क फैक्टर हम लोगों ने नया जो है इसमें ऐड किया है कि कोविड की जिसको बीमारी हो चुकी है और खास तौर से जिनको गंभीर अवस्था की बीमारी हो चुकी है, तो क्या आपके हृदय रोग संस्थान में ऐसे मरीज आए जिनके कोविड के कारण थक्के जमे या इसका भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई? आप लोग समझ जरूर रहे हैं,
लेकिन इसका कोई भी रिसर्च वर्क नहीं आया। नहीं, हम लोगों ने इस पे एक रिसर्च वर्क भी किया था, और हाँ। इसमें जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक स्टडी भी हुई थी, कोविड स्टडी जी। तो उसमें भी हम लोग, हमारा संस्थान जो है यहाँ से एक सेंटर के रूप में जो है भागीदार रहा था उस रिसर्च में। जी। और उस रिसर्च में ये बिल्कुल क्लियर कट निकल के आया कि कोविड के मरीजों में नॉर्मल जो मरीजों की तुलना में हार्ट अटैक और शरीर की धमनियों में थक्का जमने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ये आई थी। इसका हाँ, ये निकल के आई थी। कोई परसेंटेज भी इसका आया था? परसेंटेज वही 20 से 25% जो वही, है। हाँ, ज्यादा। अगर मान लिया जो 100 मरीजों को कोविड हो रहा है गंभीर अवस्था के, जो कि अस्पताल में भर्ती, में उन मरीजों की बात नहीं कर रहा हूँ जो घर पे ही रह के हाँ, ठीक हो गए हैं, ठीक बात जिनको है। हल्के लक्षण थे। जी, जो गंभीर। अगर जो गंभीर अवस्था के जो रोगी भर्ती रहे अस्पताल में, उसमें 25 से 30% में हार्ट की बीमारियां या फिर जो शरीर की धमनियां हैं उसमें जो, जिसको हम डीबीटी कहते हैं कि पैरों की नसों में सूजन आ गई, ब्लॉकेज आ गया, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिली। हमें ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सडन हार्ट अटैक पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा में मेरे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा ये समझाइए, क्या कोई रिसर्च हुई है या रिसर्च हो रही है या कहीं से ये पुष्टि हुई है कि जो बूस्टर डोज है वो जो है हार्ट अटैक का एक कारण बना हुआ है? देखिए, अभी तक ऐसी खबरें सुनने में ज़रूर आ रही हैं कि वैक्सीन या बूस्टर डोज की वजह से भी हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, लेकिन ऐसी कोई इसकी पुष्टि जो है किसी रिसर्च से या फिर किसी स्टडी से या अध्ययन से अभी तक नहीं हुई है। और अभी तक जो अवेलेबल हमारे पास लिटरेचर है या जो अध्ययन है, जो स्टडी है, जो रिसर्च पेपर हैं, तो उसके आधार पर मैं इसको एक सिर्फ कोरी अफवाही कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी तक के जो हमारे पास पुख्ता सबूत हैं उनके अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से या बूस्टर डोज लगवाने से हार्ट अटैक के केसों में वृद्धि हुई है। तो मेरी तो सबको यही सलाह रहेगी कि आप जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन तो ज़्यादातर लोगों का हो ही चुका है, प्राइमरी डोजेज, सेकेंडरी डोजेज, और जो बूस्टर डोजेज जिनको लगनी है वो निश्चित होकर लगवाएं। और अभी तक किसी पेपर या स्टडी से इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि बूस्टर डोज लगवाने से हार्ट अटैक के केसेज में बढ़ोतरी हुई। डॉक्टर साहब, अभी आप चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइज की, आप चर्चा कर रहे थे योग की, आप चर्चा कर रहे थे कि सरकार ने किस तरीके से कार्य को बढ़ाया है और हम क्षमता से अधिक काम न करें, और उसमें आपका बार बार इस बात का कहना था एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप यूँ देखिए तो हमारे यहाँ का एक लाड़ला और एक होनहार, मैं तो यही कहूँगा अभी भी, क्योंकि उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी राजू श्रीवास्तव से, एक्सरसाइज ही तो कर रहे थे, और एक्सरसाइज करते करते उनको हार्ट अटैक पड़ गया। तो इसका क्या कारण? इसी प्रकार से अगर यूँ देखा जाए तो हर आदमी योग करने लगेगा, हर आदमी प्राणायाम करेगा, ध्यान लगाएगा और अनुलोम विलोम करने लगेगा, कपालभाति करने लगेगा, तो क्या आप इसे उपयुक्त मानते हैं क्या? देखिए, माननीय राजू श्रीवास्तव जी का जो है दुखद निधन, वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, जिसे कि किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे शहर के थे और हमारे दिलों के काफ़ी करीब थे। तो वो तो एक मैं ईश्वरीय विधान समझकर उसको जो है, अब जो भी है उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए मेरी, आम आदमी के लिए मेरी सलाह है कि जैसे अगर आप किसी बहुत फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम में अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एक बार जो बेसिक जांचें हैं, जैसे कि ईसीजी हो गया, टीएमटी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, टीएमटी या ट्रेडमिल टेस्ट के माध्यम से जो है हम लोग ये बताने की स्थिति में होते हैं कि आप किस लेवल तक का व्यायाम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे हार्ट के मरीज होते हैं, जिनको हार्ट अटैक हो चुका होता है या फिर जिनके एंजियोप्लास्टी होके स्टंट पड़ चुके होते हैं, तो जब उनका हमसे सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हम किस लेवल का व्यायाम कर सकते हैं, कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हम उनका टीएमटी कराते हैं, और टीएमटी के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि ये इस लेवल तक दौड़ पा रहे हैं या इस लेवल तक की इनकी कैपेसिटी है। तो उसी के हिसाब से फिर हम उनको बता देते हैं कि आपको जो है प्रतिदिन 2 किलोमीटर तक चलना जो है फ़ायदेमंद है, या आपको 3 किलोमीटर तक चलना फ़ायदेमंद है, या आप एक दिन में जो है इतने किलोमीटर तक साइकिल चला सकते हैं, या फिर आप इतना वजन उठा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये कि अगर आप हृदय रोगी हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल अति आवश्यक हो जाता है कि अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से
और जो कोई फिजिकल ट्रेनर या फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिले और उसी के निर्देशन में या उसके बताए अनुसार ही जो उपर्युक्त जांचें हैं उनको कराने के बाद ही उतनी ही फिजिकल एक्टिविटी करें। लेकिन मेरा ये सवाल ये है कि क्या जो स्टंट पड़ जाते हैं ऐसे लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, जरूर करनी चाहिए। जिनको स्टंट पड़ जाते हैं उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, उनको भी प्रॉपर एक्सरसाइज करना है और हमें उनको एक्सरसाइज करने के लिए इनकरेज करना है जी लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कितनी करनी है। जी जी। बात वही आ जाती है कि क्षमता से अधिक ना हो। तो उनकी क्षमता कितनी है वो जो है हम लोग बताने की स्थिति में होंगे ट्रेडमिल टेस्ट के बाद कि आपकी क्षमता इतनी है, आप इतने जो मैट हम लोगों का ट्रेडमिल में एक इंडिकेटर होता है कि इतने मैट तक की आप कर सकते हैं। तो उसमें हर कैटेगरी होती है कि 5 मैट है तो इसका मतलब आप 3 किलोमीटर तक चल सकते हैं, 10 मैट की है तो इसका मतलब आप दौड़ तक सकते हैं। तो ट्रेडमिल पे मरीज जिस तरीके से परफॉर्म करता है उसके हिसाब से हम उसको बता देते हैं कि इतनी एक्सरसाइज वो कर सकता है। और वैसे एक अगर ट्रेडमिल ना भी कराएं तो एक सामान्य सब लोगों के लिए मेरी सलाह है कि जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि टहलना है, जॉगिंग करना है, स्विमिंग है और साइकिलिंग है, ये ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू कि सडन जो है आप कभी दौड़े नहीं और एक दिन आप दौड़ दिए 10 किलोमीटर, है ना, तो वो जो है वो नुकसानदेह हो जाता है। या फिर जैसे आपने कभी नहीं उठाया 1 या 2 किलो भी वजन और एक दिन आप जिम में चले गए कि आज तो मुझे जो है जिम में सभी वर्कआउट करने हैं, आपने जिम में खूब पसीना बहाया, 10 किलो का वजन भी उठाया, 20 किलो का वजन भी उठाया, तो उससे क्या हुआ आपकी बॉडी ट्रेंड नहीं है। कि फिजिकल एक्टिविटी हमें जो है ग्रेजुअल प्रोग्रेस करनी है, उसमें कोई भी एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है कि सडन हमें हायर लेवल पे जंप कर जाना है, क्योंकि जैसे ही आप सडन हायर लेवल पे जंप करेंगे बॉडी उसके लिए अकस्टम्ड नहीं है और तुरंत हार्ट पे जोर पड़ेगा, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब एक बात हमको थोड़ा सा ये भी समझाइए कि युवाओं में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है सडन हार्ट अटैक। अगर मान लीजिए जैसे कि शिव के बेस में अभिनय करने की तैयारी कर रहे थे, आरती हुई वो धड़ाम से गिर गए। हनुमान जी अभिनय कर रहे थे, गिर गए और उनकी भी डेथ हो गई। रावण जो है सीता हरण का अभिनय कर रहे थे वहाँ पर। तो ऐसी परिस्थितियों में या युवाएं काम कर रहे हैं और काम करते करते उनको हार्ट अटैक पड़ा, जैसा कि हमारे बहुत से बॉलीवुड के कलाकारों को भी पड़ा और उनकी डेथ हो गई। मेरा आपसे पूछना ये है कि ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि आदमी उस समय घबरा जाता है और घबराने के बाद वो सीधे अस्पताल की ओर भागता है, और अस्पतालों को अब क्या कहा जाए, कुछ तो कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अक्सर ये होता है कि डॉक्टर ही नहीं है, फिर वो दूसरे अस्पताल जाता है और दूसरे अस्पताल में गया, तब तक ये जब वो पहुँचा तो उन्होंने कहा भाई आप तो ब्रॉड डेथ, मैंने जो है इनकी तो मृत्यु हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि हार्ट अटैक के बाद जो है गोल्डन आवर जिसको हम कहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी, टाइम इज अ मसल, कि टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है, जितनी जल्दी से जल्दी मरीज अस्पताल पहुंच जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। तो हार्ट अटैक का जो प्रेजेंटेशन है या जो वो प्रेजेंट करता है वो मेजॉरिटी या मुख्य रूप से 2 तरीके से प्रेजेंट करता है कि अगर मेजर हार्ट अटैक है तो मरीज तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ेगा। अच्छा। और दूसरी कंडीशन है कि हार्ट अटैक मेजर है लेकिन उतनी तीव्रता नहीं है, तो मरीज को बहुत तेज सीने में दर्द होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, सीने के बीचों बीच में दर्द होगा। ये 2 तरीके से मरीज आएगा। तो जो पहली वाली स्थिति की जिसमें अचानक बेहोश होकर गिर पड़ रहा है मरीज, एकदम अचानक कोई कार्य कर रहा है, जैसा कि अभी रामलीला मंचों पर हुआ। हाँ, रामलीला मंचों पर जैसे अभिनय कर रहे हैं, अचानक गिर गया और बेहोश हो गए। हनुमान जी जो बेहोश हो गए थे उसमें रामलीला मंचन कर रहे थे तो लोग समझे ये जो है अभिनय कर रहे हैं, तो काफी देर तक तो लोगों ने गौर ही नहीं किया। लेकिन जब लोगों को लगा कि नहीं ये तो वास्तव में गिरे हुए हैं, तब फिर लोग जो है एक्टिव हुए। तो ऐसे में जो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको कि हम सीपीआर भी कहते हैं, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो सीपीआर की जो है जानकारी हर आदमी के लिए, जो आम आदमी के लिए होनी चाहिए कि किस तरीके से सीपीआर किया जाता है। इसमें मरीज को एकदम, जो बेहोश हुआ मरीज है उसको सीधे आप लिटा दीजिएगा और जो सीधे लिटाने के बाद उसके सीने के नीचे की तरफ को जो है हमको प्रेस करना रहता है। कम से कम 1 मिनट में जो है 32 बार जो है हमको इस तरीके से जो है प्रेस करना है चेस्ट के लिए। और मरीज को मुंह से जो है सांस भी देनी है और साथ में एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करनी है।
तो जितनी जल्दी जो है एम्बुलेंस आ जाएगी और मरीज को अस्पताल शिफ्ट हो सकता है तो मरीज को तुरंत अस्पताल शिफ्ट किया जाए। और अगर आप बहुत जानकार नहीं है तो बस सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि मरीज को लिटा के जो है उसका सीना जो है दबाना, जो है कम से कम 1 इंच का दबाव जो है उसके सीने पे लगातार आए, और 1 मिनट में आप जितनी बार जितनी तेजी से जो है इफेक्टिव वे में कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करिए। और फिर मरीज को जो है तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाइए, और वहाँ पे जो है जितनी जल्दी एंजियोग्राफी हो जाएगी, एंजियोग्राफी के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन सी नस बंद है, और जो नस बंद है उसको एंजियोप्लास्टी के माध्यम से तुरंत खोल दिया जाता है। तो अगर ये पूरी प्रक्रिया 3 घंटे के भीतर हो जाती है तो ऑलमोस्ट जो हार्ट अटैक से पहले वाली स्थिति है बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है, और हार्ट की मांसपेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और इसमें जितना देरी होती चली जाती है उतना ही जो है मृत्यु का खतरा जो है, कार्डियक अरेस्ट का खतरा जो है वो बढ़ता चला जाता है। मैंने आपने से 2 प्रकार की, एक तो बेहोश हो गया, हाँ, तो बेहोश होने के लिए तो आपने ये स्थिति बता दी, बेहोश तो होने पे तो सीपीआर करना है। सीपीआर, हाँ, सीपीआर करना है जब तक कि एम्बुलेंस आपकी आ ना जाए जी, और जी। प्राइमरी ट्रीटमेंट अच्छा, अगर स्टार्ट ना मान हो जाए। लीजिए एम्बुलेंस ना हो, हमारा अपना वाहन हो, तो हम उसको तुरंत लेकर के पहले अस्पताल जाए या सीपीआर करें? नहीं नहीं, आप तुरंत लेके उसको अस्पताल ले जाइए। और सीपीआर जो है आप जो है वाहन के अंदर भी कर सकते हैं, वाहन के अंदर सीट पे लिटा के जो है उसका जो है चेस्ट, आपका जो सीना जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। तो सीपीआर आप लगातार कंटिन्यू चालू रखिए, और पेशेंट को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि सीपीआर एक प्राइमरी जो है ट्रीटमेंट है, ये डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, पूरा इलाज नहीं है। पूरा इलाज तो जो है वहाँ पर मरीज जाएगा, ईसीजी होगा, क्लियर होगा कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। अगर हार्ट अटैक है तो तुरंत एंजियोग्राफी होकर जब तक वो नस नहीं खोली जाएगी, ठीक नहीं की जाएगी एंजियोप्लास्टी के माध्यम से, वो पूरा डेफिनेट ट्रीटमेंट है उसका। दूसरी चीज़ ये कि अभी आप कह रहे थे जिन लोगों को पसीना आ जाता है, सीने में दर्द हो जाता है, जी मिचलाने लगता है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए? ये भी हार्ट अटैक के एक लक्षण होते हैं जिनको कि एटिपिकल सिम्टम्स या साइलेंट हार्ट अटैक हम लोग कहते हैं। जो साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं कि जो नॉर्मल हार्ट अटैक में क्या होता है, नॉर्मल तो नहीं कहूँगा हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक है, लेकिन जिसमें जो हार्ट अटैक अगर हुआ तो सीने में दर्द होता है बहुत तेज। लेकिन अगर जिन व्यक्तियों को डायबिटीज होती है या फिर एज उनकी बहुत ज़्यादा है, 60 या 70 साल से ऊपर है, या फिर किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, तो ऐसे मरीजों में क्या है, दर्द नहीं होता है बहुत ज़्यादा तेज हार्ट अटैक पड़ने पे। इसमें घबराहट होगी, बेचैनी होगी, सांस फूलेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, या फिर जो है पेट में भारीपन आएगा, पेट में जलन होगी। तो ये सब लक्षण मिल रहे हैं जो कि एटिपिकल सिम्टम्स कहे जाते हैं। ये साइलेंट हार्ट अटैक के जो है की तरफ इंगित करते हैं। ऐसे मरीजों को भी तुरंत अस्पताल में ले जाके जो प्राइमरी जो प्राथमिक उपचार है वो शुरू कर देना चाहिए। जितनी से जल्दी शुरू हो जाएगा उतना ही जो है उसके लिए लाभप्रद रहेगा। माने कि यहाँ पर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल में जल्दी पहुँचाइए और वहाँ पर उनको सीपीआर कीजिए। देखिए, हार्ट अटैक में ये है कि जितनी जल्दी मरीज अस्पताल में पहुंच जाता है, और अस्पताल में भी क्योंकि हार्ट अटैक में देखा गया है कि 50% लोग तो जो है अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जो 50% पहुंच पा रहे हैं वो ऐसे अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं जहां एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो। क्योंकि आप नॉर्मल हॉस्पिटल में पहुंच गए जहां की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो उसमें 50% में भी 50% आधे लोग ही ऐसे अस्पतालों में पहुंच पाते हैं जहां एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध हो। तो ऐसे सेंटर में पहुंचने से, जैसे हमारे यहाँ हमारे शहर में जो हमारा हृदय रोग संस्थान है, तो वहाँ पर हार्ट से रिलेटेड सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर हार्ट अटैक किसी मरीज को पड़ता है, अगर समय से हमारे पास आ जाता है तो समय से एंजियोग्राफी हो सकती है, समय से एंजियोप्लास्टी हो सकती है, या समय से थक्का गलाने वाला इंजेक्शन जो लगाया जाता है वो उसको लगाया जा सकता है, जिससे कि नस का ब्लॉकेज खुल जाता है, ब्लड का जो रक्त का प्रवाह है वो दोबारा चालू हो जाता है और मरीज को तुरंत आराम मिल जाता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो फर्स्ट एड चाहिए, इसमें भी आपने बताया कि ईसीजी हो जाए और एंजियोग्राफी हो जाए, या आपने कहा कि वो जो थक्का जम जाता है उसकी सुई लग जाए, क्योंकि कानपुर में हृदय रोग संस्थान में तो ये सब सुविधाएं हैं लेकिन और जगह नहीं है, तो क्या जो बीच बीच में जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, क्या वहाँ पर भी एक कोई ऐसा सेल बना देना चाहिए हार्ट अटैक का जहाँ पर इस तरीके के फर्स्ट एड की व्यवस्था हो? देखिए, हृदय
रोगों से इलाज से संबंधित जो जितनी भी नई तकनीकी आई हैं, तो पहले इनके सेंटर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। हाँ। लेकिन अब पहले से स्थिति काफ़ी भिन्न है। पहले आप किसी पूरे सूबे में 1 या 2 एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सेंटर्स हुआ करते थे, लेकिन आज ज़्यादातर जो है अच्छे शहरों में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सेंटर्स उपलब्ध हैं। तो सुविधाएं जिस तरीके से हृदय रोगों की संख्या बढ़ रही है और लोगों की जागरूकता भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से सेंटर्स भी जो है लगातार जो है बढ़ ही रहे हैं हर शहर में। अगर हम अपने इधर की बात ले लें तो कानपुर हो गया, सुविधा उपलब्ध है। कन्नौज में भी मेडिकल कॉलेज में भी सरकार प्रयासरत है और कार्य चालू भी हो रखा है, वहाँ भी सुविधा उपलब्ध है। और इतने जो गवर्नमेंट हमारे मेडिकल कॉलेज खोल रही, सभी में ज़्यादातर हार्ट से रिलेटेड जो है सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो प्रदेश के जितने पुराने मेडिकल कॉलेज हैं सभी में कैथ लैब एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सरकार इस दिशा में प्रयासरत है और काफ़ी जो है सराहनीय प्रयास भी कर रही है और चीज़ें जो है पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और आगे और भी सुधार होने की उम्मीद है। एक बात और थोड़ा समझाइए, अक्सर लोग हार्ट अटैक कहते हैं, फिर कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? कार्डियक अरेस्ट एक तरीके से टेम्परेरी स्टेज होती है जिसमें कि हार्ट थोड़ी देर के लिए कार्य करना बिल्कुल बंद कर देता है। बिल्कुल बंद कर देता है। तो उसी में जो है जब कार्य करना बंद कर देगा तो ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो जाता है। दिमाग के लिए भी खून की सप्लाई जो है, ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन वाले ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है और मरीज तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जिसको कि CPR के माध्यम से रिवाइव किया जा सकता है। फिर हम ये देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या है। ज्यादातर केसेस में कार्डियक अरेस्ट का कारण हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक होता है और फिर उसको जो उसका जो उपचार है वो हम करते हैं। और अगर कार्डियक अरेस्ट बहुत देर तक बना रहता है, मान लिया किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, कोई बेहोश होकर गिरा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, CPR चालू, CPR क्या है, एक तरीके से हार्ट पंप करके उसको हम आर्टिफिशियली पंप कर रहे हैं हाथ से, जिससे कि ब्रेन को सर्कुलेशन चलता रहे। क्योंकि अगर एक बार ब्रेन की कोशिकाएं डेड हो गई या खत्म हो गई तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, पूरे शरीर में कुछ नहीं होने वाला। तो CPR करके हार्ट को हम पंप करके जो ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जब तक कि हमें जो है चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध ना हो जाएं तब। तो अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट बहुत लंबे समय तक रहता है तो ब्रेन की कोशिकाएं डेड हो जाती हैं और पेशेंट की जो है कार्डियक डेथ हो जाती है, धीरे धीरे ब्रेन डेथ भी हो जाती है, परमानेंट जो है वो एक्सपायर हो जाता है पेशेंट। ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट से जो है पेशेंट रिवाइव किया जा सकता है, मतलब उसको जो है नॉर्मल कंडीशन में दोबारा लाया जा सकता है अगर टाइमली सब चीजें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।